ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। कि बच्चों के लिए कि क्या फार्मेसी में क्या स्कोप्स हैं, फ्यूचर सिनेरियो क्या है। फीवर अगर लंबे समय तक के लिए आ रहा है तो तुरंत अपने को ब्लड टेस्ट कराना है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, मलेरिया डेंगू इन सब के फीवर्स के चेक कराइए। एसएससी में भी फार्मा की वैकेंसीज निकलती है बेटा, तो इन एरियाज की तरफ भी आगे बढ़ो। और आने वाले समय एआई का टाइम आ रहा है मैम। अच्छा, एआई पे थोड़ा सा मैं बात करूँ। एआई का एक मुझे ध्यान आया कि अभी नई नई चीज़ें आपने जैसे फार्माकोविजिलेंस बताया और एक चीज़, तो एआई से क्या लोगों के जॉब जाएंगे फार्मा में? नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यूडी फार्म के चैनल के ऊपर। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो फाइनली आज मैं जुड़ चुकी हूँ फार्मा के सीरीज के अंदर। तो यहाँ पे हम फार्मा टॉक्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं और इसी तरीके की सीरीज आप सभी के लिए लगातार आते रहेंगे। और आज इस सीरीज में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर अमित वर्मा सर। तो डॉक्टर अमित वर्मा सर को आज बुलाया गया है आप सब के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, वो है फ्यूचर स्कोप ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो बेटा आप सबका बहुत ज़्यादा डिमांड ये होता है कि मैम फार्मेसी का स्कोप क्या है, इंडिया के अंदर स्पेशली क्या स्कोप है। तो इसके बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे हम सर की जानकारी लेंगे कि सर क्या कहते हैं कि इंडियन सिनेरियो क्या है, और हमारा कुछ गुफ्तगू यहाँ पे चलेगी भाई आप लोगों के लिए कि डिस्कशन हो कि किस तरीके से हम फाइनली इंडिया में अपने बच्चों को अवेयर करा सकें इस फील्ड के बारे में। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज के थैंक अंदर। यू सो मच मैम। और टॉपिक बड़ा ही अच्छा आपने सेलेक्ट किया है आज के डिस्कशन का, कि बच्चों के लिए कि क्या फार्मेसी में क्या स्कोप्स हैं, फ्यूचर सिनेरियो क्या है। तो मैम ये जो सेशन रहने वाला है हमारा बड़ा ही फ्रूटफुल रहने वाला है बच्चों के लिए। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इंडिया में क्या स्कोप है फार्मा का? मैम एक सबसे बड़ी चीज़, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कोविड के समय पर, तो वहाँ पर एक बड़ा अच्छा वर्ड बोला गया था फार्मेसी के लिए कि हमारा जो देश है इंडिया, भारत, वो फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहलाया गया। मतलब उसको फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहा गया, कहा जाता था और कहते रहेंगे। क्यों? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे एक सीधा सा कारण है, हम वैक्सीन प्रोडक्शन में और उसके एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 है। इसके अलावा जेनेटिक मेडिसिन के मार्केट में अगर हम बात करें तो सेकंड टॉप पर है। मतलब अगर हम देखें कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन जो हो रहा है मेडिसिन का, जेनेरिक मेडिसिन का, हम एक बहुत बड़ा कंज्यूमर भी हैं और बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर भी हैं और बहुत बड़े सप्लायर भी हैं। तो मतलब यहाँ पर अगर बात करें कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जो सप्लाई करेगा, उसके लिए तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। और मैन पावर तो ऐसा है कि हमारे जो बीच के जो बच्चे हैं फार्मेसी वाले, वही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वही इसमें सर्व करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो को देखें और फ्यूचर के बारे में बात करें, आने वाले समय में कोविड जैसी पेंडेमिक और भी हो सकती हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी हमें तैयार रहना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। और वहाँ पर फार्मेसी का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया कि इन फ्यूचर कभी ऐसा ना हो कि आगे आने वाले टाइम में किसी भी तरीके के प्रॉब्लम से, पेंडेमिक से हम जूझें, तो उसके लिए फाइनली हम रेडी हैं भाई, इंडिया रेडी है अब फाइनली। तो सर ये फार्मेसी का स्कोप सच में ज़्यादा है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक हाइप क्रिएट किया गया है? देखिए मैम, अगर मैं बोलूँ कि खाद्य पदार्थ में अगर बात करूँ, भोजन जो करते हैं हम खाते हैं, उसके बाद अगर जो सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली चीज़ है वो मेडिसिन ही है। बिल्कुल। क्योंकि आजकल अगर हम बात करें, अगर मैं 20-25 साल पहले अगर जाऊँ, मैं वापस लौट के जाऊँ थोड़ा पुराना और सब पहले जाऊँ, तो पहले लोग बीमार कम पड़ते थे। कारण क्या था? लाइफ स्टाइल ऐसी थी कि लोग पैदल चलते थे, जो खान पान था वो भी शुद्ध था एकदम से, दूध भी ऐसा ही मिल रहा है। आजकल मिलावटी सिंथेटिक मिल्क पी रहे हैं लोग बाग, सब्जियों में पेस्टिसाइड हो गए हैं, कैंसर आम बात हो गई है। कहते हैं ना, पहले कैंसर उन लोगों को होता था जिन लोगों को कोई व्यसन था, जैसे कोई सिगरेट पीते हैं या एल्कोहलिज्म के पेशेंट हैं या कह सकते हैं कि तंबाकू खाते हैं, तो उन लोगों को होता था। आजकल कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं प्योर मैंने, कि हम सभी ने, कि जो यहाँ पर जो बंदे कुछ नहीं करते, मतलब सात्विक जीवन जी रहे हैं, फिर भी उनको कैंसर हो रहा है। मतलब किसी तरह का व्यसन नहीं, उनको फिर भी कैंसर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो फूड है वो अडल्ट्रेटेड हो चुके हैं और उसके कारण आज की डेट में हमें बहुत सारी मेडिसिन का, ये कह सकते हैं कंज्यूमर भी बन गया हमारा देश। तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमें अपनी जो फार्मेसी का एक जो रोल जो रहता है वो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर कि
जो मेडिसिन की जो मैन्युफैक्चरिंग है और मेडिसिन की जो सप्लाई है वो लोगों तक प्रॉपर रहे, और उस सब चेन सप्लाई में, उस प्रोडक्शन सप्लाई में कहीं ना कहीं हमारा जो फार्मेसी वाले लोगों का रोल है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि फार्मेसी का स्कोप है कि नहीं, अकेला हाइप बनाई जा रही है, तो अब इस चीज़ को तो हम अगर बात करें, पहले अगर मैं बोलता इस चीज़ को तो बात अलग थी, क्योंकि मेडिसिन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन आज की डेट में लाइफ स्टाइल जनरेटेड प्रॉब्लम्स, डिजीज़ हैं, और साथ ही साथ इसके अलावा जो व्यक्ति हैं उनको जो कह सकते हैं कि अडल्ट्रेटेड फूड के कारण प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, तो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग और मेडिसिन की नीड लोगों को बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत ही उम्दा बात आपने बोली सर, कि जो भी अडल्टरेटेड फूड, आज की डेट में इतना ज़्यादा अडल्ट्रेशन हो रहा है हर एक चीज़ में कि कैंसर जैसी बीमारी तो आम बात हो चुकी है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आपकी बहुत आम बात है। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं आपकी डायबिटीज़ है, अगेन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में है, जेनेटिक वेरिएशंस भी हैं, लेकिन डायबिटीज़ आज की डेट में आम सी बात है। थायराइड आज की डेट में आम सी बात होती जा रही है, ठीक है। तो इनको भी हम धीरे धीरे कंसीडर करते जा रहे हैं, लाइफस्टाइल के अंदर में कंसीडर होते जा रहे हैं। ओबेसिटी अगेन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। पिज्ज़ा बर्गर, ये जो बच्चे इतना पिज्ज़ा बर्गर पे फोकस कर रहे हैं, तो ये बेटा ये सब प्रॉब्लम है, प्रिजर्वेटिव है। वहीं पे आप कोई अगर खाना, रोटी रख दो 2 दिन, सड़ जाएगा रोटी, 2 दिन के बाद में फंगस लग जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम बर्गर की बात करते हैं तो बर्गर क्यों नहीं सड़ रहा है, हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन, 15-15 दिन चल रहे हैं, तो प्रिजर्वेटिव। तो अगेन ये भी आपका मेन रीजन है कि ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव, कैंसरस भी होते जा रहे हैं, कैंसरस हैं ये सब चीजें जो प्रिजर्वेटिव्स हैं। डेड फूड बोला जाता है, पिज्जा बर्गर और ये ब्रेड्स जो होती है उनको डेड फूड बोला जाता है, कि नो न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स नहीं, और उल्टा आपकी बॉडी को हार्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल तो बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो चीज़ है, हम लोग डिस्कशन, हालांकि हमारा इस फार्मेसी के स्कोप है, तो कहीं ना कहीं वो लाइफ स्टाइल में आपको सुधार करेंगे तो आपके ऊपर जो आपकी सेहत है वो अच्छी बनी रहेगी, और आपकी मेडिसिन पर जो निर्भरता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। क्योंकि मेडिसिन खाना कोई अच्छी बात नहीं कि रोज़ रोज़ आप किसी न किसी चीज़ के लिए मेडिसिन ले रहे हो, क्योंकि वो जीनोबायोटिक्स है, हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, हमारी बॉडी को हार्म करेंगे। अल्टीमेटली हमारी लाइफ स्टाइल, जो हमारा जो लाइफ स्पेन है वो कहीं ना कहीं कम होता चला जा रहा है मेडिसिन के यूज़ करने के कारण। तो इसलिए हमें अगर लंबा जीना है, थोड़ा सा लंबा जीवन व्यतीत करना है, तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी फार्मेसी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मैम यहाँ पर फार्मासिस्ट लोगों को मेडिसिन खाने की सलाह अकेला नहीं देता, वो कहते हैं ना सोशल एंड प्रिवेंटिव मेजर वाला जो रोल जो प्ले करता है, कि सोशल फार्मेसी वो कहीं ना कहीं आपकी हाइजीन और आपकी हेल्थ स्टाइल, इस पर भी आपको काउंसलिंग करते हैं कि आपको कैसे रहना है। क्योंकि आधी से ज़्यादा बीमारियां तो आपकी, अगर आप हाइजीन से रहते हो तो दूर रहेंगी आपसे, और अगर आप लाइफ स्टाइल प्रॉपर रखोगे तो बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो फार्मासिस्ट का रोल केवल अकेला ये नहीं है कि आप अगर सोचे कि खाली की मेडिसिन बना देना, फार्मासिस्ट का स्कोप यहाँ पर काउंसलर के तौर पर भी आता है। बहुत अच्छी बात आप सर अब आपने बताई कि ये चीज़ जनरली हम डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन पॉडकास्ट ये क्यों रखी गई है कि हम छोटी छोटी बातों पे भी डिस्कशन कर सकें कि हाँ गलतियां हम कहाँ पे करते हैं। हाइजीन का, अब आप कोविड का केस देख लीजिए, कोविड में हो गया था ना, सैनिटाइज करो, खुद को सैनिटाइज करो, हाइजीन मेंटेन कीजिए, तो आधी बीमारियां तो आपकी यहीं पे खत्म हो जाती हैं अगर आप हाइजीन मेंटेन कर लेते हो। और एक और सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने सर से जब क्वेश्चन पूछा तो सर ने बताया कि पहले के लाइफस्टाइल अगर हम देखें तो अलग था, लोग वर्कोहॉलिक थे, मतलब वर्कोहॉलिक इन द सेंस किस टर्म में, सेल्फ वर्कोहॉलिक काइंड ऑफ, राइट। अब अल्कोहलिक हो गए। ओके, ये एक स्टेटस सिंबल काइंड ऑफ आप बोल सकते हो लोगों ने बना लिया है, उसके कारण बीमारियां भी आ रही हैं बहुत सारी। और काफ़ी सारी ड्रग्स भी जब हम अल्कोहल के साथ में गिवन कर देते हैं तो बहुत ही ड्रास्टिक इसका एडीआर है बच्चों, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपका एडवर्स कर देता है। तो पहले ऐसा था सर कि लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि लोगों को थोड़ा बहुत अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो लगता था कि बस सर्दी जुकाम तक ही सीमित रह गया, अवेयरनेस नहीं थी। साइंस जो है इतना ज़्यादा घर घर तक नहीं फैला था। नाउ अ डेज अभी सब कुछ अपने को पता है कि अगर 3 दिन के बाद फीवर अगर लंबे समय तक के लिए आ रहा है तो तुरंत अपने को ब्लड टेस्ट कराना है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, मलेरिया डेंगू इन सब के फीवर्स के चेक कराइए। सीज़न का अब समझ में आ गया कि ये सीज़न आ रहा है आपका, बारिश का टाइम
टाइम आ रहा है, जैसे ही वेदर चेंज हो रहा है कुछ न कुछ दिक्कतें आएंगी, अब आपको टेस्ट कराना है। इसके अलावा लोगों को अवेयरनेस जो है, यहाँ से जो सर के ही पॉइंटर्स से मैं बता रही हूँ आपको, सर ने बोला कि अवेयरनेस भी फैलाता है फार्मर। यस, तो हम अवेयरनेस ये भी फैला रहे हैं कि शरीर में कई बार क्या होता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लग जाती है, और वो न्यूट्रिएंट्स हम स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते हैं, वो बाद में बहुत बड़ा डिजीज बन के उभर आती है। आज की डेट में मैक्सिमम 90% लोगों के अंदर अगर आप देखोगे फीमेल कैंडिडेट्स में आयरन की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। हमें लगता है कि आयरन की कमी ये क्या होता है, ये तो हम अलग से तो कुछ भी नहीं लेते, खाना तो खा ही रहे हैं, लेकिन बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डिजाइंड होता है कि डेफिशिएंसी आती है, जेनेटिक वेरिएशंस हैं लोगों के अंदर कि आपको आयरन की कमी हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमियाज हो जाते हैं, उसके लिए सप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। ये सब चीज़ें अवेयरनेस फार्मा ही सेगमेंट दिला पाता है। बिल्कुल। तो ये भी एक कह सकते हैं कि स्कोप कि आप सोच रहे हो कि सर ये तो आप हम लोगों को मैम आप हम लोगों को ये चीज़ें बताने लगे कि आपको कैसे रहना है, लेकिन ये भी तो फार्मेसी वाला ही बताएगा। आने वाले समय में आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आने वाले समय में फार्मा काउंसलर आएंगे जो लोगों को रहन सहन के तौर तरीके बताएंगे, वो भी एक स्कोप है। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वैसे पूछना आपको था लेकिन मैं ही पूछ लेता हूँ, चलिए जनरल बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या कि ट्रेडिशनल फार्मेसी के अलावा और भी कई ऑप्शंस हो सकते हैं फार्मा में आगे चलकर, बंदे को क्या क्या कर सकता है फार्मा में। ये तो फार्मासिस्ट तो बनते ही है, फार्मेसी मतलब फार्मासिस्ट बंदा, लेकिन इसके अलावा क्या और भी कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं बच्चे के लिए, कि क्या हो सकता है? बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन आया है सर आपके माइंड में। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, आयुर्वेदा में जा सकते हो, आयुर्वेदा को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, हमारा फार्मा का बच्चा भी उसमें हम जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ड्रग एनालिस्ट की पोस्ट पे जा सकते हो बच्चे, ठीक है। इस डिफरेंट आपके डिफेंस वगैरह होते हैं, डिफेंस में इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इन सब में फार्मा की वैकेंसीज निकलती है, एसएससी में भी निकलती है। सिर्फ और सिर्फ एसएससी और जगहों के लिए नहीं है, फार्मा के लिए भी है। तो एसएससी में भी फार्मा की वैकेंसीज निकलती है बेटा। तो इन एरियाज की तरफ भी आगे बढ़ो। एनएचएम है, DSSB एग्जामिनेशंस है, इनमें आप जा सकते हैं, है ना। ईएसआईसी, अब तो ईएसआईसी आरआरबी से अलग कंडक्ट करवाने लग रहा है सर एग्जामिनेशंस, तो उसमें बच्चा जा सकता है। उड़ीसा अपना हर एक स्टेट जो है एग्जामिनेशन कराता है। अभी रिसेंट का मैं बताती हूँ, UPSSB एग्जामिनेशंस का कितना ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल करा, अवेयरनेस बढ़ी है। वो कैसे अवेयरनेस बढ़ी है? आप और हम ही हैं बच्चे जो अवेयरनेस फैला रहे हैं। आप और हम ही हैं जो आप हमसे सुन रहे हो, आप आगे फॉरवर्ड करोगे इस मैसेज को। तो यही हमारा जो ये पूरा का पूरा चेन है बेटा, इसी तरीके से ये चेन बन के आ रहा है, कोई अलग से चेन नहीं बन रही है। अब आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ फार्माको विजिलेंस का। फार्माको विजिलेंस ये स्कोप पहले नहीं था, ये आया कैसे आया? जब इंसिडेंस हुआ आपका कौन सा, थैलिडोमाइड का इंसिडेंस हुआ, प्रेग्नेंट वीमेन को दिया जा रहा था, मेडिसिन दिया जा रहा था। कौन सी मेडिसिन? थैलिडोमाइड ड्रग दी जा रही थी। नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस के केसेस में ये ड्रग दी जा रही थी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, वॉमिटिंग वगैरह होता है, तो उसके कंडीशन में ये ड्रग दी जा रही थी। अब ये ड्रग क्या की, जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको फोकोमिलिया कंडीशंस, हाथ नहीं प्रॉपर डेवलप हो रहे हैं, शरीर के पार्ट प्रॉपर डेवलप नहीं हो रहे हैं, पैर नहीं डेवलप हो रहे हैं, तो उसके बाद ही आपका ये विजिलेंस डिपार्टमेंट आया। तो बनाने वाले कौन थे इस डिपार्टमेंट को? हम और आप। स्कोप क्रिएट करने वाले कौन थे बेटा? हम और आप, है ना। तो इनमें आप जा सकते हो। अच्छा मैम, एक मेडिकल राइटिंग का भी सुना है कि बहुत अच्छा, आजकल बहुत अच्छा स्कोप चल रहा है, बच्चे पूछते रहते हैं मेडिकल राइटिंग, तो उसमें भी क्या स्कोप है बच्चों के लिए? बहुत अच्छा स्कोप है सर। मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगी मेडिकल राइटिंग होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो पहले ही जाने की होता क्या है, फिर अप्रोच कैसे करना है इसके लिए। तो बेटा देखो, इसके लिए मेडिकल राइटिंग में अगर आपको जानना है तो B.Pharm वाले जो बच्चे हैं उनको डायरेक्टली B.Pharm के बाद तो एंट्री नहीं होती है। कोडिंग इज डिफरेंट, राइटिंग इज डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें आपको सर्टिफिकेशन कोर्स अगर आप मेडिकल राइटिंग का कर लेते हो तब 6 महीने का कोर्स होता है, अगर आप करते हो तब आपकी एंट्री हो सकती है, ठीक है, तब पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है। मास्टर्स करना पड़ता है आपको, अपने स्पेशलाइजेशन में मास्टर कीजिए, उसके बाद आप मेडिकल राइटिंग के लिए जाते हो। अब मेडिकल राइटिंग में क्या होता है कि डॉक्टर्स क्या करेंगे, आपको डॉक्टर्स ने जनरली पूरा डायग्नोसिस कर लिया। अब डायग्नोसिस करने के बाद सारा रिपोर्ट आप एक जगह जनरेट करोगे, साइंटिफिक राइटिंग करोगे, और राइटिंग करने के बाद पूरा का पूरा केस स्टडी काइंड ऑफ आप बनाते हो। अब उसके बिहाफ पे ड्रग आपका गिवन किया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चल रहा है। अब आप चेन देखते जाओ किस तरीके से। तो अब आप कहोगे मैम इसमें कैसे वैकेंसी आ सकती है? इसमें इस तरीके से कि
इनको एक तरीके से टाई अप किया जाता है हॉस्पिटल्स के साथ में, इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ है कि टाई अप किया गया आपका हॉस्पिटल सेटअप्स के साथ में। हॉस्पिटल्स ने, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने आपको ये दे दिया कि हमारे यहाँ का डेटा आपको कलेक्ट करके रखना है, इसको साइंटिफिक राइटिंग करनी है, एंड देन फर्दर जो है हम डेटा इकट्ठा करेंगे, ड्रग मेडिसिन जो है वो हम गिवन करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका मतलब मेडिकल स्कोप राइटिंग की कोई कमी नहीं है। और आने वाले समय एआई का टाइम आ रहा है मैम। अच्छा, एआई पे थोड़ा सा मैं बात करूं, एआई का मुझे ध्यान आया कि अभी नई नई चीज़ें आपने जब फार्माकोविजिलेंस बताया और ये चीज़ें, तो एआई से क्या लोगों के जॉब जाएंगे फार्मा में? नहीं सर, इवन जॉब जाएंगी नहीं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि बच्चों को सीखना जरूरी है। मतलब स्किल में शामिल कर स्किल्स में शामिल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, पहले स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया था तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कंप्यूटर सबका जॉब ले जाएगा, छीन लेगा, राइट। फिर जो टेक्नोलॉजी आ रही है बेटा, अगर आप उसके साथ नहीं आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह गए, है ना। तो इस टेक्नोलॉजी को यूज करके और एडवांसमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, तो एआई जॉब छीन नहीं रहा है, आपके काम को और थोड़ा इजी बना रहा है। ठीक है, और फास्ट बनाएगा। वही जो हम बायोमार्कर्स और इन सब का अगर हम सर टाइम, अगर हम ड्यूरेशंस देखें, जब हम एनालिसिस करते थे ड्रग के लिए, ट्रायल्स वगैरह के लिए जाते थे, तो सालों सालों वेस्ट हो जाते थे। तो इस ईयर्स को हम बचाने के लिए भी आपका कहीं ना कहीं एआई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। प्रिडिक्ट करेगा, टाइमली प्रिडिक्ट करके आपको दे देगा सारा डेटा। स्टेबिलिटी स्टडी में भी काफी इंपॉर्टेंट, एक्सपायरी डेट डिसाइड करने में, सेल्फ लाइफ डिसाइड करने में, बिल्कुल सर। मतलब कहीं ना कहीं हमारे चीज़ों को आसान करेगा एआई। जॉब देखिए वो तो प्लस माइनस तो होता है कि सीधी सी बात है कि जो सीखेगा वही आगे तक जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बोलते भी हैं, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। बिल्कुल, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बिल्कुल तभी हो हाँ। पाएगा। आप सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इसलिए बन पाओगे ताकि आप समय के साथ ताल से ताल मिलाकर चल पाओगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बढ़िया। तो बहुत ही अच्छा सर आपका क्वेश्चन था। सर, क्लिनिकल रिसर्च में अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो इसका कोई अपॉर्चुनिटी है, स्कोप है क्लिनिकल रिसर्च का? मैम, क्लिनिकल रिसर्च के लिए अभी अगर देखें, प्रेजेंट टाइम में देखें तो स्पेशली अगर बात करें तो रिसर्च का जो कह सकते हैं कि कोविड के बाद से काफ़ी कुछ चीज़ें उभर के सामने आई हैं कि हम इस फील्ड में काम कर सकते हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि जो फार्मा एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं। बहुत संभावना है इसमें, क्योंकि हमें सोचते हैं कि कुछ एक बीमारियां हैं जिस पर हम काम करते हैं इंडिया में, जैसे डायबिटीज़ हुआ, मलेरिया हुआ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी नई नई डिजीज़ जो व्यक्ति को परेशान कर रही हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़, उसको कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख सकते हैं रिसर्चर इसको। तो यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। आप जो स्कोप के बारे में कॉन्टिन्यूस हमारी चर्चा चलती जा रही है, और इसमें अगर हम बात करते रहें तो हमारा घंटों, अगर हम इस पे बात करते रहें तो टाइम कम पड़ जाएगा। आप बेटा इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट में जा सकते हो, पैकेजिंग में जा सकते हो। ये सब ऐसे फील्ड्स हैं ना जो कि बहुत कम लोगों को, बच्चों को पता होता है। पैकेजिंग बहुत अच्छा फील्ड है। हाँ, तो इसमें भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो पैकेजिंग के फील्ड में एक्सप्लोर कीजिए। देखिए, जैसे बच्चा है तो बच्चे का, अगर पीडिया का बच्चा है तो उसका पैकेजिंग लेबलिंग किस तरीके का अट्रैक्टिव करो कि वो चीज आपको मार्केट में इजीली अप्रोचेबल हो जाए। क्या भी गया, जो दिखता है वही बिकता है। यस, तो ये भी एक फील्ड है जो कि आप कहीं ना कहीं इस चीज पे कोई बात नहीं करता। इसके अलावा क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स में भी अगर आप स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर हम बात करें सर, R&D सेगमेंट्स में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, फिर उसके बाद आपका ये फूड इंडस्ट्री के अंदर भी आप जा सकते हो इजीली। न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी जा सकते हैं। सर का सब्जेक्ट भी आपका फार्मास्यूटिक्स है, जो कि सर आपको कितनी सारी चीजें पढ़ाते हैं बच्चों, है ना। अच्छा मैम, इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। बच्चे इस चीज़ से बड़े वो रहते हैं कि हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ये बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, जैसे NMR हुआ या सोफिस्टिकेटेड, हाँ, बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, तो इनकी कंटिन्यूसली क्या होते हैं कि डिमांड्स रहती है इंस्टीट्यूट्स में। तो जो इनके इंजीनियर्स रहते हैं, जो इनको मतलब वो बताते हैं, डेमोस्ट्रेटर रहते हैं, उनका भी एक अच्छा स्कोप है। मतलब क्योंकि वो दे आर रिलेटेड, हमारे फील्ड से ही रिलेटेड है, तो मतलब वहाँ पर भी एक स्कोप बन सकता है, बहुत अच्छा स्कोप बच्चों के लिए अगर जाना चाहे तो, कि जिनमें इंस्ट्रूमेंट्स में रुचि है, जिनको मतलब थोड़ा सा इंजीनियरिंग का सोच रखते हैं। फार्मा वाले हैं लेकिन इंजीनियरिंग की सोच रखते हैं। मेडिकल डिवाइस में सर, हाँ, मेडिकल डिवाइस में भी जा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में, टेक्निक्स में भी आप जा सकते हो। तो मेडिकल डिवाइस का भी आप देखो सर, ड्रग इंस्पेक्टर का 2025 में मेडिकल डिवाइस के लिए आया था कि आप इसमें अप्रोच कर सकते हो। गेट के बच्चे जो हैं हमारे, गेट जो कर रहे होते हैं इसमें डिवाइसेज में, मेडिकल डिवाइस, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा
एन नंबर ऑफ स्कोप हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो आप लोग को एक्सप्लोर करना है और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ में हम लोग लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे। और हमारे प्यारे अमित सर को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बच्चों से रिलेटेड जो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनको यहाँ पे रखा, कुछ क्वेश्चंस मुझसे भी पूछे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सर ने इस माहौल को थोड़ा सा अलग बनाया। तो थैंक यू सो मच हमारे इस सेशन में आने के लिए सर। और आप लोगों से मुलाकात होगी इसी तरीके के डिफरेंट पॉडकास्ट सीरीज के अंदर। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।